नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-9 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। जेनजी पूरी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की, एजुकेशनल सिस्टम में बदलाव की बात कर रहा है और उधर प्राइमरी एजुकेशन से जुड़ा स्कूली बस्ता, स्कूल बैग विधानसभा का उपचुनाव जीत जाता है। हम बात कर रहे हैं बांकीपुर बिहार विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत की। तो क्या एजुकेशनल सिस्टम और स्कूली बस्ते में किसी तरह का कोई संयोग है? क्या कोई गहरा आपस में रिश्ता है? वो भी उस दौर में जिस दौर में प्रधानमंत्री रात को 12-12 बजे तक रत जगा करके जन जी को रिझाने में लगे हैं, माफ कर रहे हैं, फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं। ये उस दौर में जहां संघ के तीसरे नंबर के लिमे साहब जन जी के आंदोलन को एंटी नेशनल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान विरोधी और देश विरोधी बता रहे हैं। तो ये राजनीति में उलट पुलट का ये दौर चल रहा है। अगर जन जी के आंदोलन में और बांकीपुर के स्कूली बस्ते में थोड़ी सी भी समानता है तो ये मोदी और अमित शाह के लिए खतरे की घंटी है। दोनों डबल इंजन सरकार की बात करते हैं और दोनों को डबल झटका लगा है। बांकीपुर बिहार में हार हुई है और मध्य प्रदेश के दतिया में भी उनको इसी तरह पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है। अब गुजरात में बीजेपी जीत गई, बिल्कुल जीत गई, लेकिन दिल्ली का रास्ता तो उत्तर भारत से होकर जाता है। इस बात को कोई भी भुलाने की स्थिति में नहीं है। तो विधानसभा उपचुनाव में हार की वजह और उसका राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या असर पड़ेगा, मोदी के लिए क्या सबक है, राहुल गांधी के लिए क्या सबक है, अपोजिशन की पार्टियों के लिए क्या सबक है, एनडीए के जो साथी धड़े हैं उनके लिए क्या सबक है, इस पर बात करेंगे। लेकिन बांकीपुर के चुनाव पर 2-3 बातें कहना जरूरी हो जाता है। जो बीजेपी के उम्मीदवार थे वो अपने बूथ पर हार गए। उसी विधानसभा सीट में रामकृपाल यादव, बीजेपी के दिग्गज नेता का बूथ आता है, वहां भी वो बीजेपी पिछड़ जाती है। लोग कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद का बूथ भी वहीं है, वहां भी बीजेपी पिछड़ जाती है। तो इसका मतलब क्या है? जिस तादाद में प्रशांत किशोर को 50% के आसपास वोट मिलते दिख रहे हैं, उससे साफ तौर पर लगता है कि बीजेपी का कोर वोटर भी कहीं ना कहीं छिटका है, सवर्ण जाति का वोटर भी कहीं ना कहीं बितका है। ये बीजेपी के लिए खतरे की बात है। अब मान लीजिए बीजेपी बांकीपुर का चुनाव जीत जाती, दतिया का चुनाव जीत जाती, तो क्या कहती? मोदी और अमित शाह का जादू जलवा बरकरार है, जन जी के आंदोलन को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की जीत है, ये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मेहनत की जीत है, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जीत है। अब जब हार हो गई है तो क्या कहा जाएगा या क्या कहना चाहिए? क्या जादू खत्म हो गया है? क्या सम्राट चौधरी के खिलाफ ये जनमत संग्रह था जैसा प्रशांत किशोर कह रहे थे? क्या नितिन नवीन की पकड़ कमजोर पर कमजोर होती जा रही है? क्या जनजी अब चुनाव में भी मात देने लगा है या मात देने की गुंजाइश रखता है? चलिए, हमने मान लिया सिर्फ जनजी कारण नहीं है बीजेपी की हार का, लेकिन जनजी ने जो माहौल बनाया, जो महंगाई की बात सामने आई, संविधान बदलने की बातें सामने आई, जो मोदी सरकार के पुराने वादे, पुराने दावे, पुराने जुमलों की एक बार फिर सबके सामने चीजें रील की तरह आनी शुरू हुई, उस सब का क्या क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं है बांकीपुर और दतिया में हार?
बांकीपुर में तो 4 से ज्यादा बीजेपी के स्टार प्रचारक थे, पूरा मंत्रिमंडल लगा हुआ था, फिर भी हार हुई। अब बड़ा सवाल उठता है कि विपक्ष के लिए क्या सबक है। बिहार में बीजेपी हार गई, इसका श्रेय इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को नहीं मिल रहा है। इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट का यानी आरजेडी का तो कैंडिडेट है वो तीसरे नंबर पर आ गया है। पिछली बार जितने वोट लेके आया था उसका 1/3 वोट लाने में कामयाब होता दिख रहा है। वहां पर प्रशांत किशोर को लोगों ने चुना, उन पर ज्यादा भरोसा दिलाया। हालांकि ये शुद्ध एंटी मोदी वोट है, एंटी बीजेपी वोट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दतिया में क्या होता है, दतिया में कांग्रेस जीतती है, भले ही जीत रही हो या जीत चुकी होगी अब तक, लेकिन चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी का उम्मीदवार 15,000 से ज्यादा वोट ले जाता है, जो मोटे तौर पर दलित वोट है। ये दोनों, चंद्रशेखर रावण हो चाहे प्रशांत किशोर हो, ये इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के नेता नहीं हैं। इससे पहले तमिलनाडु में वहां की जनता ने थलपति विजय को, फिल्म अभिनेता को 234 में से 108 सीटें देकर सत्ता में बिठा दिया था। वहां भी स्थापित पार्टियों को नकार दिया था। तो क्या मानकर चला जाए, कांग्रेस को किस बात के लिए चिंतित होना चाहिए? दो बातें बड़ी साफ दिख रही हैं। जनता बीजेपी से ऊबती जा रही है, लेकिन एक और बात दिख रही है कि जनता इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को अपने एकमात्र विकल्प के रूप में नहीं देख रही है। दो सबक हैं। बीजेपी या मोदी के लिए सबक यह है कि उन्हें तो खुशकिस्मत है वो कि ये 2026 में मामला सामने आ गया। अगर 2028 में जनजी का आंदोलन हुआ होता तो 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ही मोदी को निपटा दिया गया होता, संभलने का मौका नहीं मिला होता। अब भी 3 साल बचे हैं। 3 साल में बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जाना चाहिए। पहले तो संघ के मुंह पर कहीं ना कहीं कोई एक टेप लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि आप जनजी के आंदोलन को एंटी नेशनल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कह सकते। अगर वाम दलों के जो अग्रिम संगठन है, छात्र संगठन है, वो आंदोलन का हिस्सा बने और कामयाब हो गए तो आपकी नाकामयाबी साफ तौर पर दिख रही है। राहुल गांधी के लिए बड़ा सबक है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियों को एक होना पड़ेगा। बीजेपी के खिलाफ जो जनजी ने माहौल बनाया है उसको अगर चुनाव में भुनाना है, चुनाव में कैश करना है, तो बीजेपी वर्सेस एक कैंडिडेट, बीजेपी वर्सेस एक कैंडिडेट 543 में से कम 350 सीटों पर तो ये स्थिति होनी ही चाहिए। नहीं तो पता नहीं मोदी जी के तरकश में क्या तीर बाकी है। खैर देखते हैं, लेकिन राजनीति पलट रही है। राजनीति दिलचस्प गोते लगाती हुई दिख रही है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया।